राजा आमिर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है, माहिरून भी हैं, साबिक प्रोसिक्यूटर जनरल नैब भी हैं, तो उनसे ज़रा जानते हैं कि क्या वाकई ये कानून साजी जो है ऐन आइन और कानून और के मुताबिक है। राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। पहले तो मैं वैसे आपसे, चूंकि ये डिबेट ये चल रही है, तो मैं आपसे यही पूछ लेती हूँ कि ये जो कानून साजी हुई है, आप समझते हैं कि ये स्पिरिट ऑफ द लॉ के अकॉर्डिंग है? स्पिरिट ऑफ द लॉ के अकॉर्डिंग है? देखिए, अभी इमरान साहब ने कहा कि क्यों इतनी आसानी से कानून साजी हो गई। आप कह रही हैं कि जी क्या ये स्पिरिट ऑफ द लॉ के हिसाब से है। इसको जरा सा हम एक और तनाजुर में देखें तो ये उसी तनाजुर की एक घड़ी है जिसको हम कह रहे थे कि जी कॉन्स्पिरेसी, बल्कि एक ग्रैंड कॉन्स्पिरेसी हुई इस मुल्क में, और इतनी ही आसानी से असेंबली में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गया, इतनी ही आसानी से इस मुल्क में इकोनॉमिक डिस्टेबिलिटी हो गई, इतनी ही आसानी से पॉलिटिकल डिस्टेबलाइजेशन हो गई, इतनी ही आसानी से हमें कॉन्स्टिट्यूशनल डेडलॉक्स नजर आ रहे हैं, और ये उसी का हिस्सा है। आप छोड़ दीजिए एक मिनट के लिए कि राजा परवेज अशरफ या किसी को फायदा मिलेगा। इस कानून साजी का जो नुकसान हुआ वो ये हुआ कि किसी भी मुआशरे में जब आप अकाउंटेबिलिटी या करप्शन को रोकने वाले इंस्ट्रूमेंट को या उस अदारे को खत्म कर दें, माफियाज को, कार्टेल्स को आप एक ओपन लाइसेंस दे दें, तो उससे ज्यादा इंस्टेबिलिटी उस मुआशरे में कोई और चीज नहीं फैला पाएगी। तो ये इसको लार्जर स्कोप में देखिए कि ये जो नुकसान हो रहा है या जो खिलवाड़ हुआ वो इस मुल्क के साथ हो रहा है कि जनाब एक तरफ आप कहते हैं कि जी इस मुल्क को करप्शन के नासूर ने तबाह किया, इस मुल्क में अरबों रुपए की डेली करप्शन होती है, और उस करप्शन को रोकने का जो टूल था या जो कानून था उसको आपने ये कर दिया कि जनाब इसको इतना वीक कीजिए। एक तो हमें आप जो हमारे केसेस हैं या जो हमारी लूटेड एंड प्लंडर्ड प्रॉपर्टीज हैं उनको आप छोड़ देंगे, केसेस खत्म कर देंगे, और फिर इसका नतीजा ये हुआ कि फ्यूचर का भी लाइसेंस दे दिया कि अगर कोई मुस्तकबिल में करप्शन होती है, उसमें बहुत सी चीजें हैं, तो आप उनको किसी भी अंदाज में पकड़ नहीं सकेंगे। तो इससे जो आपका इंटरनेशनल आप उसमें जो करप्शन के एक इंडेक्स थी उसमें अगर 120वें नंबर पे थे, तो आई एम श्योर कि अब आप 140वें नंबर पे आएंगे। और फैटिफ जो आपको मनी लॉन्ड्रिंग की बात करता है, बात ये करता है कि जनाब हम आके ग्राउंड चेक करेंगे। जब वो आके ग्राउंड चेक करेंगे तो देखेंगे कि 60% लेकिन राजा आमिर अब्बास साहब, आप ये तो कह रहे हैं कि ये वीक कर दिया लॉ को, लेकिन इमरान साहब का सवाल भी तो अपनी जगह वैलिड है ना, कि जब आप सही भी समझ रहे थे लॉ को, तो उसके अकॉर्डिंग भी कौन सा आपने सजाएं दिलवा दी, कौन सा कोई कंक्लूजन पर पहुंचे केसेस, तो उस वक्त भी तो फिर नैब वीक ही था जो वो नहीं सजा दे सका। बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, और ये फेलियर इमरान खान ने माना भी, और इसकी वजूहात को अगर हम देखती हैं तो ये जो नैब का अदारा है, इसके इंसेप्शन से लेके कवानीन बहुत अच्छे होंगे, लेकिन अगर आप कवानीन को एक साइड पे रखी, इसको रीस्ट्रक्चर करना था इमरान खान को, इसमें से पॉलिटिकल अपॉइंटीज को निकालना था इमरान खान ने। लेकिन आपके इल्म में है कि दुनिया में जहां भी कार्टेल्स और माफिया के खिलाफ जंग लड़ी जाती है तो वो जंग एक प्लेटफॉर्म पे नहीं होती, उसके साथ अदालतें भी आपको चाहिए होती हैं, उसके साथ अदारे भी चाहिए होते हैं, और उसके साथ आपको ये इल्म होना चाहिए कि इस अदारे को कंट्रोल कौन कर रहा था। अनफॉर्चुनेटली जब इमरान खान साहब कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन को तो एस्टैब्लिशमेंट ने लगा दिया, अब नैब को पता नहीं कौन कंट्रोल कर रहा था, तो ये वो चीजें हैं कि जो वीक एक इनके लिए वीकनेस साबित हुई, जिसे ये ठीक नहीं कर सके। ऑल्दो पॉलिटिकली इमरान खान को बहुत नुकसान हुआ क्योंकि अकाउंटेबिलिटी उसका सबसे बड़ा नारा उनका सारा खराब हो गया। बिल्कुल ठीक है। हिलाली साहब कुछ क्वेश्चन करना चाह रहे हैं, राजा साहब मुझे जरा उनका भी क्वेश्चन ले लीजिए। जी हिलाली साहब। जी, इसका ये मतलब नहीं है राजा साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी जी हिलाली साहब सही कह रहे हैं, मगर राजा साहब एक्चुअली स्कर्टिंग द इश्यू। राजा साहब खुदा के लिए मुझे बताएं, कौन सा एक एक्ट कभी भी आपके एक्सपीरियंस में
कौन सा एक्ट है कि जब वो चोर उसके मुताबिक पकड़े गए हैं सही है, बिल्कुल ठीक, उनको आप वो एक्ट को आप चेंज कर रहे हैं कि उनका क्राइम इज नो लॉन्गर अ क्राइम। माने जो सिविलियंस इन्वॉल्व थे ऐसे क्राइम में अब उनको एक्सक्लूड किया जा रहा है फ्रॉम ऑल करप्शन। इन अदर वर्ड्स आपका फ्रंट मैन, आपका एजेंट्स, दूसरे लोगों ने जो आपके साथ चोरी की थी, बेनिफिट लिया था, उनको आप सेक्शन 511 को अमेंड करके निकाल दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि खास तौर ये ख्वाजा साद रफीक का जो 76 लोग का लॉस हुआ है, जो उन्होंने किया है, जो भी उन्होंने किया पॉइंट लाली साहब, राजा साहब वो बेसिकली कह रहे हैं पर्सन ओरिएंटेड किस्म की चाहिए लॉ मेकिंग हुई है। क्या है ये जी दुरुस्त कह रहे हैं, पर्सन ओरिएंटेड, ये टेलर्ड किस्म की अमेंडमेंट्स हैं। खाली आप ख्वाजा उस्ताद की बात ना कीजिए। जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये है कि जो नैब के लॉज के मुताबिक जो हमारा बैरूने मुल्क से एविडेंस आता था उसको हम कानून शहादत के तहत बल्कि एज इट इज माना जाता था। अब उस एविडेंस को माना नहीं जाएगा, जिसका मतलब ये होगा कि वो कैलिब्री फॉन्ट के एविडेंस, वो जो ट्रस्ट डीड थी, वो जो वहां से एक रिपोर्ट आई थी कि जी ये कॉपीज हुई हैं और फोटो उसमें पिन्स की भी कॉपीज आ गई हैं, वो एविडेंस को कंसिडर कोर्ट नहीं करेगी। तो इस किस्म की जो ये आई है, अब ये सुप्रीम कोर्ट ने देखना है। इससे पहले भी एनआरओ जब आया था तो उसको नॉनेस्ट किया था 14 रुकनी बेंच ने। इससे पहले भी जब नवाज शरीफ नाअहल हुए थे तो उन्होंने इलेक्शन एक्ट 2017 में एक रात में तरमीम की थी कि मैं पार्टी हेड तो रह सकता हूं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये पर्सन स्पेसिफिक है। उसके बाद हालिया सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्वेशन दी सो मोटो में कि जनाब ये जो वन साइडेड लेजिस्लेशन हो रही है और खासकर जो ईसीएल में रूल्स बने हैं, क्या कैबिनेट के मेंबर्स जिन्होंने रूल्स बनाए हैं वो उससे मुस्तफीद नहीं होंगे? क्या खुद वो बेनिफिशियरी नहीं है? तो ये तमाम वो क्वेश्चंस हैं कि जो सुप्रीम कोर्ट का इस पे क्या मौकिफ हो सकता है, इस पर मैं आपकी अभी राय जानती हूँ, लेकिन लेट मी इंक्लूड इमरान साहब वंस अगेन। इमरान साहब, हम ये नहीं कहते कि ये वाकई इन्होंने चोरी की होगी, ये सब मुजरिम हैं, हम मान लेते हैं कि ये पॉलिटिकली मोटिवेटेड केसेस हों, तो क्या ही अच्छा ना होता कि ये लोग उनको उसी तरह फेस करते? पहले भी कौन सा उनके अगेंस्ट कुछ प्रूव हो गया था? अगर ये लोग गिल्टी ना होते, क्लियर हो जाते, क्लियर होने के बाद अगर ये लोग यही अमेंडमेंट्स करते तो शायद लोग इतना क्वेश्चन ना करते। अच्छा समीना, बड़ी सादा सी बात है। राजा साहब हमेशा ना बड़ी अच्छी गुफ्तगू, क्योंकि ये कानून को बार आलम से कहीं बेहतर समझते हैं, तो ये हमें बड़ा तफसीलन समझाते हैं। लेकिन बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स, मैं ये समझता हूँ कि पिछले अगर आप 2-3 जो रेलवे के मिनिस्टर हैं उनकी कारकर्दगी देखें ना, तो शायद कारकर्दगी के लिहाज से सबसे बेहतरीन, बेस्ट ऑफ द बेस्ट ख्वाजा साद रफीक रहे हैं बतौर वज़ीर रेलवे। जो उनकी कारकर्दगी रही है, जो उन्होंने खसारा कम किया या जो ट्रेनें चलाई या जो भी किया, चले आप उस बात को पस पुश्त डाल दें। मामला ये देखने वाला है कि मान लिया ये बात कि जी अगर ये हो जाते तो उसमें क्लियर हो जाते, लेकिन उसमें इनमें से किसी को सजा भी नहीं हुई। यानी आप ये सुनो, मैं वही तो कह रहा हूँ, ना क्लियर हुए ना सजा हुई। सुप्रीम कोर्ट की कितनी ऑब्जर्वेशंस है जिसमें कहा गया नैब के कवानीन के हवाले से कि इसमें तब्दीलियां होंगी, स्पेशली कहा कि नैब ट्विस्ट करने के लिए यूज हो रहा है। अब देखें, मैं यही कह रहा हूं, जब आप सुप्रीम कोर्ट जैसा आपका सुप्रीम इदारा, मुल्क की आला तरीन अदलिया ये बात के कि इस कवानीन में तरमीम होनी चाहिए, तो फिर क्यों ना हो। ये अलबत्ता एक अलग बात है कि तरमीम किस तरह से होनी चाहिए और कवानीन किस तरह के बनाए जाने चाहिए। हमारा तो मैं कह रही हूं, जब सारी चीजें ऑलरेडी उनके फेवर में थी तो बिला वजह अपने अगेंस्ट इमरान खान साहब खुद कहते थे और नैब कवानीन में वो भी तरमीम ला रहे थे। मैं सिर्फ ये बात करता हूँ कि यहाँ बहुत सारी बातें सिर्फ सियासी मुखालफत की बिना पे होती हैं। यहाँ पे क्या ही अच्छा होता कि हुकूमत और अपोजिशन दोनों मिल बैठ के फैसला करते और ऐसी कानून साजी की जाती जो एक्सपर्ट कवानीन के, जो राजा आमिर साहब जैसे जो मामलात को समझते हैं उनको, माहिरीन को साथ बिठा के, ताकि ऐसे कवानीन बनाए जाते जिससे वाकई ही मुजरिम बच ना पाए
और कोई बेगुनाह उसमें फंसता। लेकिन पॉलिटिकली इनको फायदा होता अगर ये इन पे पहले क्लियर हो जाते, बेशक फिर उसके बाद इससे भी ज्यादा आसान कर देते। इस बात से मैं मुत्तफिक नहीं हूँ। पॉलिटिकली सुन लें, पॉलिटिकली इस माफी बड़ी इंतहाई माजरत के साथ, खास तौर पे लाली साहब के साथ, हम इतनी पस्ती में जा चुके हैं कि पॉलिटिकली किसी भी सियासतदान पे करप्शन के इल्जामात लगें, साबित हों ना हो, उसको पॉलिटिकली ना कोई नुकसान होता है ना कोई फायदा होता है। ठीक हो गया। राजा साहब अब ये फरमा दीजिए, फॉलोअर्स तो फॉलोअर्स हैं, वो तो फॉलो करते रहेंगे चाहे कोई करप्ट निकल आए या ना निकले, लेकिन सवाल ये है कि सुप्रीम कोर्ट अब क्या इस पर एंटरटेन कर सकती है इस केस को, क्या मुतवक्के उसकी जजमेंट्स हो सकती हैं, कैसे इसको प्ली करना चाहिए पीटीआई को? व्हाट डू यू से? देखिए, इसमें ज़हन में एक चीज रखिए कि दुनिया में जितने भी पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के लॉज हैं उनको मजीद सख्त बनाया जा रहा है। आप अगर यूके में देखते हैं तो वहां पे नेशनल क्राइम एक्ट है 2017 का, फिर उसके बाद अनडिक्लेयर्ड वेल्थ ऑर्डर आया 2020 में, और ये तमाम पब्लिक ऑफिस होल्डर्स के लिए हैं, जिसमें उन्होंने कहा क्योंकि आप हमारे वोट से आते हैं, चूंकि आप हमारे जो पैसा होता है पब्लिक एक्सचेकर का उसके मुहाफिज होते हैं, तो आपके ऊपर बड़ी स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है कि आपने जवाब देना है कि आपके जो एसेट्स हैं ये कहां से ग्रो करते हैं। हालिया आपने देखा होगा यूक्रेन की खातून थी, वो हैरिट्स में शॉपिंग कर रही थी और उनको वहां पकड़ा गया और उन्होंने कहा कि आप बताइए, आप पब्लिक ऑफिस होल्डर की वाइफ हैं, ये पैसा कहां से आया? नहीं बता पाई। पैसा जब मलिक रियाज को नेशनल क्राइम एजेंसी पकड़ती है, उसने कोई वहां पे बैरियर टाउन नहीं बनाया था, लेकिन उसने कहा कि चूंकि आप अपने पैसे का एक वाज़ेह ट्रेल और उसकी सोर्स नहीं बता सके तो आपको हम ये पैसा जब्त करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने ये देखना है कि आर्टिकल 2A जो कि कहता है कि पाकिस्तान में हाकमियत अल्लाह के बाद उसके बंदों की होगी, और उसमें आइडियोलॉजी ऑफ पाकिस्तान उसमें वो है कि इस्लाम उसका चैप्टर उसके साथ कनेक्टेड होगा, और इस्लाम में बड़ा क्लियरली दिया है कि आप जो हाकिम है उससे सवाल कर सकते हैं, उससे पूछ सकते हैं कि बताओ तुम्हारे पास ये चीजें कहाँ से आई, और अगर आपसे वो वोट लेके आता है तो आपका हक है कि उसकी अकाउंटेबिलिटी को आप करवाइए, और अकाउंटेबिलिटी को रोका नहीं जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के पास वास्ट कैनवस है जिसपे वो इस केस को देख सकती है, और पीटीआई की तरफ से जो ख्वाजा हारिस ने फाइल की है, इट्स अ मार्वलस पिटीशन, और उसमें बड़ी अच्छे उन्होंने ग्राउंड्स लिए हैं। राइट। राजा आमिर अब्बास साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त का, आपने अपनी एक्सपर्ट ओपिनियन हमें दी।